नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं जो अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इसके अंतर्गत आपको प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे डाउट आपको क्लियर होंगे जो आपके हर बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट अगर 2x के ऊपर भी देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन आप लोगों के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आज का वीडियो। बात करें कि आज का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने लगभग 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, आज इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बात करें कि गोल्डन राइस किस विटामिन का धनी होता है, तो बात करें कि गोल्डन राइस होता है उसके अंतर्गत कौन सा विटामिन अधिक मात्रा के अंतर्गत पाया जाता है। तो क्या विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है या विटामिन डी पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि विटामिन की पूर्ति के लिए अपन राइस के अंतर्गत जो विटामिन था उसके जीन्स वगैरह डाले गए थे ताकि कि उसके अंतर्गत से क्या हो कि विटामिन की प्राप्ति हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि राइस के अंतर्गत विटामिन की पूर्ति नहीं होती या विटामिन नहीं पाया जाता। तो अगर बात करें कि जो गोल्डन राइस बनाया गया था उसके अंतर्गत जो विटामिन डाला गया था वो कौन से जीन्स वगैरह डाले गए थे, विटामिन ए के। यानी कि अपन बात करें कि ये का धनी स्रोत है या अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है कौन सा, आपका गोल्डन राइस। चलिए बात करें गेहूं की 50 क्विंटल हेक्टेयर उत्पादन देने वाली फसल भूमि में कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है। तो अगर 50 क्विंटल हेक्टेयर अगर आपकी गेहूं की फसल उत्पादन दे रही है आपकी भूमि या फसल, तो भूमि से कितना उर्वरक अवशोषित करती है प्रति हेक्टेयर आपकी गेहूं की फसल। तो इसके अंतर्गत आप कितना अप्लाई करते हो ये नहीं पूछा गया, लेकिन आपके जितनी भी फसल है उसके अंतर से कितना एब्जॉर्व कर लेती है उसका आपको आंसर देना है। तो प्रति हेक्टेयर जो अवशोषित करती है वो नाइट्रोजन आपके 80 से 100 केजी करती है, फास्फोरस 50 से 60 केजी करती है और पोटेशियम 100 से 120 केजी करती है। या नाइट्रोजन आपके 100 से 150 केजी या 70 से 80 फास्फोरस। या पोटेशियम की बात की जाए तो 125 से 150 केजी एब्जॉर्ब करती है। ये नाइट्रोजन 150 से 180 केजी नाइट्रोजन है वो प्रति हेक्टेयर एब्जॉर्ब करती है, या फास्फोरस 100 केजी, पोटेशियम 160 से 180 केजी करती है। नाइट्रोजन की बात करें कि 160 से 200 केजी करती है, फास्फोरस 80 से 100 केजी करता है, पोटेशियम 150 से आपके 170 करता है। तो आपको फिर में आपको क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवशोषित पूछ रहा है कि अगर गेहूं की फसल है वो आपके 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन मिल रहा है आपको, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, तो उसमें अवशोषित कितना किया, उर्वरकों का अवशोषण किया है जो प्लांट ने कितना किया है या 1 हेक्टेयर में कितना यूज हुआ है। तो मैं बात करूं नाइट्रोजन लगभग 100 से 150 केजी हो जाता है, कितना, लगभग 100 से 150 केजी एब्जॉर्व कर लेती है 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाली गेहूं की फसल। फास्फोरस की बात की जाए तो वो 70 से 80 केजी क्या कर लेती है, फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन कर लेती है। इसके अलावा पोटेशियम की बात की जाए तो लगभग 125 से 150 केजी एब्जॉर्प्शन आपका प्रति हेक्टेयर जिसकी 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाली गेहूं की फसल कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, काफी शानदार आंसर निकल के आएगा। चलिए बात करें कि फूड ग्रेन उत्पादन पहुंच चुका है, ये नए डेटा के अनुसार बात करेंगे, इसको अभी के लिए अपन क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पीएच अपन देखते हैं तो आपको 7 से नीचे आपकी अम्लीय भूमि हो जाती है, 7 के ऊपर न्यूट्रल रहती है और 7 से लगभग 8.5 तक आपकी एल्कलाइन होती है और फिर उसके अलावा क्षारीय मृदा आपको देखने को मिलती है। तो अगर मृदा के केस के अंतर्गत आपके 4 पैरामीटर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर अपन पीएच डायरेक्ट ही करते हैं, अगर मृदा के अलावा अगर अपन पीएच नापते हैं तो अम्लीय और क्षारीय और आपकी न्यूट्रल दो ही देखने को मिलेगी, लेकिन सोइल के केस में एल्कलाइन भी आपको देखने को मिलता है। चलिए बात करें कि फास्फोरस की उपलब्धता कौन से पीएच पे अधिक होती है। तो फास्फोरस की फास्फोरस की उपलब्धता है वो कौन से पीएच पे होगी, न्यूट्रल पे होगी, अम्लीय पे होगी, एल्कलाइन पे होगी या क्षारीय पे होगी। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके जो पीएच न्यूट्रल पीएच के ऊपर है फास्फोरस की उपलब्धता होती है वो अधिक मानी जाती है, कौन से पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे, मतलब कि लगभग 7 पीएच के ऊपर आपके फास्फोरस की उपलब्धता अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। आई होप ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और आप लोगों को आता भी होगा कि विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम क्या था। तो ऐसे हो नहीं सकता कि अगर आप एग्रीकल्चर से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता हो कि विश्व में सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम क्या था, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी बार छोटी एग्जामों के अंतर्गत भी पूछा जाता है और बड़ी एग्जामों के अंतर्गत भी पूछा जाता है। तो क्या एट्राजीन है, सिमेजीन है, एटोफोडी है या आपके बोनवेल्डी है।
तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके विश्व का सबसे पहला खरपतवार नाशी का नाम था, वो कौन सा था? आपका 2,4-D था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? काफी शानदार आंसर निकल के आएगा। अब अपन बात करें कि सिमाजीन का अपन यूज कहाँ करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। खरपतवारनाशी के रूप में यूज किया जाता है, कौन सी क्रॉप में मुख्यतः यूज किया जाता है? चलिए बात करें कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान मिशन यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो आपके नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ किया गया था, वो आपके 2005-06 में किया गया था, 6-7 में किया गया था, 7-8 में किया गया था, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के जो आपका प्रारंभ किया गया था, वो 2005-06 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी या योगदान है? तो कितनी तो हिस्सेदारी है, यानी कि कितने हिस्सेदारी की बात करें तो कितने क्षेत्रफल पे तो उगाया जाता है और उसका उत्पादन कितना है? योगदान का मतलब उसका कितना उत्पादन हो रहा है, तो वो दोनों चीज़ आपको बतानी है। तो अपन बात करें किसकी पूछा है? आपके मूंगफली की। इसके अलावा आपकी और तिलहनी फसलें कौन कौन सी आती है? इसके अलावा आपका तिल हो गया, सरसों हो गया, है ना, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके। सरसों की अपन बात करें, इसके अलावा अरंडी हो गया, है ना, आपके सोयाबीन हो गया, वो तिलहनी और दलहनी दोनों के अंतर्गत आती है, लेकिन तिलहनी के अंतर्गत भी आती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी सरसों के अंतर्गत भी आप जैसे राई वगैरह पढ़ोगे, है ना, जो आपके इंडियन मस्टर्ड वगैरह हो गई। इसके अलावा आपके और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि तिलहनी से रिलेटेड होती है। तो अपन बात करें कि मूंगफली की बात की जा रही है, तो मूंगफली की हिस्सेदारी कितनी है? 40% पर क्षेत्रफल आता है, या 60% उसकी उत्पादकता है, या फिर 60% क्षेत्रफल है 40% उत्पादन है, या 20% क्षेत्रफल है 40% उत्पादन है, या 60% क्षेत्रफल है या 80% उत्पादन होता है? तो अपन बात करें देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी यानी कि जो कम्प्लीटली अपनी जो भी तिलहनी फसलें हैं जितनी भी हैं, उनमें से मूंगफली की अगर हिस्सेदारी देखी जाए और उसका योगदान की अगर बात की जाए, तो लगभग आपके 40% क्षेत्रफल में उगाई जाती है और 60% इसका क्या रहता है? उत्पादन रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहता है? राइट आंसर रहता है। मूंगफली के अंतर्गत अगर प्रोटीन की बात की जाए तो लगभग प्रोटीन 20% पाया जाता है और इसके अंदर तेल की मात्रा लगभग 42 से 45% आपके इसके अंतर्गत क्या होता है? तेल की मात्रा पाई जाती है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की और इसके ऑयल की कंटेंट की मात्रा। इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसे अराकिस हाइपोजिया इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। अगर मैं बात करूँ कि मूंगफली के अंतर्गत जो पैकिंग की क्रिया होती है, तो वो किस के से रिलेटेड है? आपके मूंगफली से रिलेटेड होती है और ये खरीफ क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाती है। किसके अंतर्गत? खरीफ क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाती है। इसके अंतर्गत कैल्शियम की कमी होने के कारण मूंगफली के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? जो आपका दाने खाली रह जाते हैं। क्या? दाने खाली रह जाते हैं और उसे अपन क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी के आपके साइंटिफिक टर्म के रूप में, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है कि कैल्शियम की वजह से आपके मूंगफली के दाने खाली रह जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेहूं की कल्याण सोना किस्म है? कल्याण सोना किस्म है वो सिंगल जीन ड्वार्फ है, डबल जीन ड्वार्फ है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कल्याण सोना, सोनालिका, ये आपकी वेराइटियां हैं जो आपकी बाहर से लाई गई थी और काफ़ी प्रचलित ये किस्में हैं। तो आपको बताना है कि कल्याण सोना थी वो कौन सी थी? सिंगल जीन ड्वार्फ थी, यानी कि इसके अंतर्गत एक ही जीन ड्वार्फ की जीन थी, वो एक ही थी, या दो ड्वार्फ की जीन थी, या ट्रिपल ड्वार्फ की जीन थी? इसके साथ ही अपन बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो ये क्या थे? डबल जीन ड्वार्फ थी। और अब आप लोगों को ये बताना है कि डबल जीन ड्वार्फ होती है उसको कितनी गहराई के ऊपर अपन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है? अगर देश के अंतर्गत गेहूं का प्रति वर्ष लगभग उत्पादन की अपन बात की जाए तो वो कितना होता है? 40 मिलियन टन होता है, 55 मिलियन टन होता है, 70 मिलियन टन होता है, या 85 मिलियन टन होता है? तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया देश के अंतर्गत जो अगर प्रति वर्ष उत्पादन होता है गेहूं का, वो लगभग 70 मिलियन टन होता है। कितना होता है? 70 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बात करें गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गन्ने का उत्पादन पूछा गया आपके सामने, है ना। तो गन्ने का उत्पादन है वो भारत में सर्वाधिक होता है, चीन में होता है, क्यूबा में होता है, या थाईलैंड के अंतर्गत होता है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि गन्ने के अंतर्गत जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपके कहाँ होता है? भारत के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। सूरजमुखी की फसल है तो क्रॉस पॉलिनेटेड है, या अपन बात करें सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड सेल्फ पॉलिनेटेड है, या पार्थेनोकार्पेस पाया जाता है?
चलिए, क्रॉस पॉलिनेटेड आप लोगों को पता ही होगा कि अगर दो पौधे होते हैं, उनके अंतर्गत एक पौधे से परागकण आता है और दूसरे की स्टिग्मा पे जाके और उसको निषेचित करता है, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर बात करें कोई पौधा है जिसके अंतर्गत उसी पौधे के मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के ऊपर अगर आपके परागकण चले जाते हैं, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहा जाता है। लेकिन आपको सूरजमुखी के बारे में पूछा गया है कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं, या पार्थेनोकार्पस पाया जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया सूरजमुखी का नाम क्या होता है, पहले साइंटिफिक नाम की बात करें तो आपके कौन सा हेलियंथस एनस क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगर इसका फूल की बात करें तो उसे अपन क्या कहते हैं, कैपिटुलम कहा जाता है। और इसे जो फूल है वो मुंडक भी कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि ये फसल होती है वो कौन सी होती है, क्रॉस पोलिनेटेड होती है, मतलब कि एक पौधे से दूसरे पौधे के फ्लावर पे जाके और वो निषेचित करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहता है, लगभग राइट रहता है। अपन बात करें लगभग इसके अंतर्गत जो तेल की मात्रा पाई जाती है 45 से 50% आपके इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ सूरजमुखी सर्वाधिक अगर इंडिया के अंतर्गत ग्रो किया जाता है वो कर्नाटका के अंतर्गत उगाया जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला आपके इंसेक्ट, या फिर अपन बात करें कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला पक्षी है वो कौन सा होता है, वो आपका पैरट होता है ना। क्या होता है आपका, पैरट होता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बूंद बूंद सिंचाई यानी कि जिसे अपन ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, इस विधि में दबाव प्रेशर रखा जाता है। तो बूंद बूंद सिंचाई में या ड्रिप इरिगेशन में आपके प्रेशर रखा जाता है या दबाव रखा जाता है, वो कितना 3 से 4 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है, 2 से 3 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 से 2 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया जो आपका ड्रिप इरिगेशन होता है इसमें लगभग 1 से 2 केजी सेंटीमीटर इसका क्या रखा जाता है, दबाव रखा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि लगभग आपके जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, या अपन बात करें फुहारा सिंचाई के अंतर्गत लगभग 3 से 4 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या रखा जाता है, प्रेशर रखा जाता है। तो दोनों का प्रेशर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है, तो मूंग हो गया, आपके मोठ हो गया, है ना, चौला हो गया यानी काउपी हो गया, इनकी वेराइटियाँ काफ़ी बार पूछ ली जाती है, तो उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें कि मूंग की किस्म है तो मुक्ता है, शरद है, लक्ष्मी है, या सुनैना है। तो आपको बताना है कि निम्न में से मूंग की किस्म कौन सी है। तो मूंग की किस्म की जब बात की जाएगी तो वो कौन सी आ जाती है, आपकी सुनैना है। सुनैना किसकी वैरायटी है, मूंग की किस्म है, ये काफ़ी बार पूछी गई किस्म है। चलिए बात करें कि गोमती निम्न में से किसकी किस्म है, तो मसूर की है, मूंग की है, उड़द की है, या चौला की है। अगर गोमती की बात की जाए तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चौला की वैरायटी है। तो और मैंने बताया था आपको कि मूंग मोट चौला वगैरह हो गया है, इनकी वैरायटियाँ काफ़ी बार पूछी जाती है। तो आरएमओ की तो मोट का विशेष ध्यान रखना, आरएमओ वाली सीरीज वाली का, क्योंकि काफ़ी एग्जामों के अंतर्गत पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। गोमती किसकी किस्म है, चौला की किस्म है। बात करें विजय किसकी किस्म है, तो मटर की है, मसूर की है, चने की है, या मूंग की है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके जो विजय किस्म है वो किसकी, आपकी चने की किस्म हो जाती है, किसकी, चने की किस्म हो जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उत्तर भारत में मैदानी बागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म की संतुष्टि यानी कि रिकमेंड की जाती है। तो जो आपके उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के मैदानों के लिए अगर सोयाबीन की कोई वेरायटी उगानी है तो कौन सी रिकमेंड की जाएगी, शिलाजीत किया जाएगा, या KHS B2 की जाएगी, या गौरव की जाएगी, या अलंकार की जाती है। तो आपके उत्तरी भारत के लिए अगर सोयाबीन के लिए जो रिकमेंड की जाने वाली जो आपकी किस्म होती है तो कौन सी होती है, आपकी अलंकार होती है। कौन सी, अलंकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफी शानदार क्वेश्चन, कि निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो वो कहाँ पर होता है, मूंगफली का आपके गुजरात के अंतर्गत होता है। कहाँ पे, गुजरात के अंतर्गत। लेकिन गुजरात तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है कि मूंगफली का उत्पादन अधिक कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो 1 नंबर के ऊपर आता है मूंगफली का उत्पादन के लिए, तो वो आता है आपका कौन सा, गुजरात आता है। लेकिन उसके बाद के अंतर्गत आपके सामने दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बात करें वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है, काफ़ी बार पूछी गई किस्म है। वरुणा तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि किसकी वैरायटी है, सरसों की है, तिल की है, सूरजमुखी की है या अरंडी की है। क्योंकि वरुणा हो गया है ना, और DRMR हो गया है ना, ये काफ़ी वेराइटियाँ हैं तो वो पूछी जाती है। तो आपको बताना है कि अरुणा किसकी वेराइटी है, सॉरी वरुणा किसकी वेराइटी है। तो आपको पता होगा कि ये किसकी है, सरसों की वेराइटी हो जाती है। बात करें पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है आपके पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरुस्थलीय राजस्थान है, अगर डेजर्ट है उसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है वो 0.1% होती है, 0.2, 0.3 या 0.4%। तो आप लोगों ने ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़ा होगा, और अगर एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं सोइल साइंस तो उसके अंतर्गत काफ़ी अच्छे से अपन पढ़ते हैं कि जो आपके कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है वो 0.1% पाई जाती है। कौन से भाग के अंतर्गत, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। और सामान्य देखा जाए तो 0.5% तक आपके क्या होती है, राजस्थान की भूमि के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक कार्बन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जो बीकानेर संभाग है उसके अंतर्गत आपके मृदाओं की उपलब्धता, नाइट्रोजन की उपलब्धता मात्रा होती है। तो कितनी नाइट्रोजन उपलब्ध मात्रा होती है, उसमें लगभग 25 kg हेक्टेयर होती है, 45 kg हेक्टेयर होती है, 65 kg हेक्टेयर होती है, 85 kg हेक्टेयर होती है। तो बीकानेर संभाग की बात की जाए तो उसके अंतर्गत लगभग अपन बात करें 65 kg प्रति हेक्टेयर उपलब्धता नाइट्रोजन की मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें सौंफ की फसल में पोटेशियम की मात्रा कितनी डाली जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सौंफ की फसल में पोटेशियम की मात्रा डाली जाती है 0 kg हेक्टेयर डाली जाती है, 20 kg हेक्टेयर, 40 kg हेक्टेयर या 60 kg हेक्टेयर। तो अपन बात करें सौंफ की फसल के अंतर्गत सामान्यतः पोटेशियम यूज लिया जाता है, वो कुछ भी नहीं यूज लिया जाता, मतलब कि 0 kg हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें राजेंद्र क्रांति, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफी बार एग्जामों के अंतर्गत बार बार आने वाला क्वेश्चन है। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है, मेथी की है, सौंफ की है, जीरे की है या धनिया की है। तो राजेंद्र क्रांति की अगर बात की जाए तो राजेंद्र क्रांति जो आपकी वैरायटी है वो मेथी की हो जाती है। किसकी है, आपकी मेथी की वैरायटी है। बात करें धनिया की फसल में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। अगर धनिया की फसल है उसके अंतर्गत अपन ने बात की पहले तो क्या, सौंफ की फसल में पोटेशियम तो आपको देना ही नहीं है, लेकिन अगर बात करें धनिया के अंतर्गत, धनिया के अंतर्गत अगर नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता आपको दी जाती है तो उसके अपन बात करें 10 kg प्रति हेक्टेयर, 30 kg प्रति हेक्टेयर या 50 kg प्रति हेक्टेयर या 70 kg प्रति हेक्टेयर देते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके 30 kg प्रति हेक्टेयर आपके धनिया की फसल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बरसिम की वृद्धि हेतु किस तापक्रम पर कम या रुक जाती है। यानी कि आपको बरसिम का टेम्परेचर बताना है कि बरसिम की खेती अपन क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए भी करते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग के लिए भी अपन करते हैं। ब्राउन मैन्योरिंग किसके अंतर्गत आपके बरसिम का यूज किया जाता है, राइस के अंतर्गत किया जाता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो बात करें बरसिम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है या फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपको वो टेम्परेचर बताना है। तो इसके ऑप्शन है निम्न इस प्रकार हैं कि 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके जो बरसिम की वृद्धि है या तापमान है उसके ऊपर रुक जाती है या फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपके फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और वृद्धि रुक जाती है, या 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके ऊपर आपके क्या करते हैं कि बरसिम की वृद्धि है उसका वृद्धि है वो रुक जाती है और फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहता है, राइट आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि बंजर भूमि में संवर्धन एवं संरक्षण तथा उसके वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि का विकास संगठन की स्थापना की गई थी। तो जो आपके ये संगठन की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1975 में, 1985 में, 1965 में या 1995 में। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो की गई थी 1985 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बंजर भूमि के संवर्धन और संरक्षण के लिए है ना, कंजर्वेशन के लिए, आपके जो वनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन है ना, उसकी स्थापना की गई थी 1985 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें कि ऑल इंडिया सोयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। अपन बात करें ऑल इंडिया सोयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वो कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या मद्रास में है। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आंसर
देना है कि इसका कहाँ पर है। चलिए बात करें राजस्थान के प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है। तो राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में आपके पशुपालन का योगदान है 13% है, औसतन 7% है, 19% है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके जो राजस्थान प्रदेश में जीडीपी के अंतर्गत पशुपालन का जो योगदान रहता है वो लगभग 19 से 20% रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहता है, राइट आंसर रहता है। बात करें अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। तो अम्लीय मृदा बनने के लिए आपके कम वर्षा जिम्मेदार है, अधिक वर्षा जिम्मेदार है, पानी का वाष्पीकरण जिम्मेदार है, या खारे पानी से सिंचाई वो जिम्मेदार है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे अम्लीय भूमि बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। बात करें भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो भारत के अंतर्गत सेलाइन तथा एल्कलाइन मृदा ज़्यादा पाई जाती है। जो एल्यूनियल सॉइल होती है वो पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, या ब्लैक कॉटन सॉइल अधिक पाई जाती है। तो भारत के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ कि सर्वाधिक जो आपके सॉइल का ऑर्डर है या फिर जो जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल आता है तो वो कौन सी पाई जाती है, आपके एल्यूनियल जो आपके कौन सी एलुवियल इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, एलुवियल सॉइल क्या है आपकी ज़्यादा पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें गोबर की खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखने के लिए अपन बात करें कि आधा पाव आधा, यानी कि आधा 0.5 पाव मतलब कि 0.25 और आधा मतलब 0.5, यानी कि 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% आपके फास्फोरस और 0.5% क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो आपके गोबर की खाद में फास्फोरस पूछा गया तो 0.1% तो होगा नहीं, 0.2%। हाँ ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 0.2 क्या हो जाएगा, आपके फास्फोरस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। तो आधा पाव आधे के नाम से आप याद कर सकते हो। तो नाइट्रोजन आपके 0.5%, अब फास्फोरस 0.2% और 0.5% ही आपका क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंतर्गत है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का वीडियो सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। तो अपन डेली ऐसे सेशन लाते रहेंगे जिसके अंतर्गत आपको कम टाइम के अंतर्गत अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।